हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BMCCIS। मेरा नाम है सुमित और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मौजूद हूं। जैसा कि आप सबको पता है, ये टारगेट 10 स्पेशल जीएस सीरीज का सेशन है और इस सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डीएस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक कुछ टॉपिक्स आपको बताया भी गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज एक बार फिर से मैं इसी सीरीज के अंदर एक और टॉपिक के साथ मौजूद हूं और डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपके आने वाले एपीपीसीएस एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस टॉपिक का नाम जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट्स इट, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके काम को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में शॉर्ट आउट हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बेसिकली देखा होगा आपने, पढ़ा होगा आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत। ये आप शायद जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। सेंट्रल बैंक का मतलब यह भी हुआ कि इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे मौजूद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम करता है और इंडियन सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए यह लगातार काम करता रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उन सारे फंक्शंस में मैं इसके फंक्शंस को 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसको बाइफरकेट करना चाहूंगा ताकि आप इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा ठीक से समझ पाए। देखो 3 डायमेंशनल अप्रोच इसका क्या है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसे बैंकर्स का भी बैंक कहा जाता है, गवर्नमेंट का भी बैंक कहा जाता है और कई सारे पॉलिसीज के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लगातार काम करता रहता है, फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम करता है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो हम कह सकते हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने में अपना पॉजिटिव रोल को निभाना, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के। दूसरे फंक्शन में, दूसरा डायमेंशन हम कह सकते हैं कि चूंकि ये सेंट्रल बैंक के रूप में इंडिया में काम करता है, बैंकर्स टू द बैंक के रूप में इंडिया में काम करता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में इसका बहुत ज्यादा रोल है रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर। ये इंडिया में बहुत सारे बैंक्स काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स काम करते हैं, प्राइवेट बैंक्स काम करते हैं और भी बहुत सारे फॉरेन बैंक्स काम करते हैं। तो जो भी बैंक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काम करता है उन बैंक्स को आरबीआई के अंदर काम करना पड़ता है, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। और सारा बैंकिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सब कहीं ना कहीं आरबीआई देखता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई का फंक्शन को, दूसरे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलोंग विद बैंकिंग रेगुलेशन और साथ ही साथ मनी सप्लाई को बनाए रखने में इसका अपना रोल होता है। शायद ये आप जानते भी होंगे कि आरबीआई ही वो बैंक है इंडिया में जो करेंसी नोट को प्रिंट करता है, मार्केट में मनी सप्लाई के स्टेटस के ऊपर समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो कई बार इससे महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन का एक सिनेरियो जनरेट हो जाता है और आम लोगों को कई बार इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उस सिचुएशन में आरबीआई कुछ ऐसे उपाय करती है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन डाउन हो, मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ा सा स्लो हो। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है मनी सप्लाई तो इसके जस्ट अपोजिट, जब मार्केट में मनी सप्लाई का स्टेटस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है
आसानी से लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, लोन नहीं मिलते हैं, तो उस केस में इकोनॉमिक स्लोडाउन होने का खतरा होता है, रिसेशन जैसे प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। सो उस सिचुएशन से उबरने के लिए आरबीआई कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिसके जरिए मनी सप्लाई को थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड किया जाए। तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई के जरिए, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन के जरिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब के कॉन्सेप्ट में आरबीआई का कहीं ना कहीं सेंट्रल रोल होता है। इसलिए आरबीआई इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी ये 1935 को हुई थी। कहते हैं 1 अप्रैल 1935 को ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंडिया के अंदर। लेकिन सच्चाई यह है, अभी आप आरबीआई का हेडक्वार्टर अगर जानने का ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई मुंबई से काम करता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में और बहुत सारे रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस बहुत सारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। लेकिन पहली बार जब इसे स्टैब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, जो पहले कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। 2 साल के बाद 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट किया गया था। इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ ईयर है जो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। जैसे 1926 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है आरबीआई के हिस्ट्री में, क्योंकि ये वही साल है जिस साल रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी और फाइनेंस के नाम से एक कमीशन ने रेकमेंड किया था इंडिया में इस तरीके से सेंट्रल बैंक के स्टैब्लिशमेंट के लिए। इसी रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को हम लोग हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन ने पहली बार 1926 में यह रेकमेंड किया कि इस तरीके का कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज सेंट्रल बैंक इंडियन सिस्टम में होना चाहिए। याद रखिए, यह वो दौर था जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चैलेंजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रही थी। बहुत सारे इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुए थे, इकोनॉमिक टर्मोइल से दुनिया गुजर रही थी, और उस सिचुएशन में जो चैलेंजेस मौजूद थे उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के पर्पज से इस तरीके के सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए हिल्टन यंग कमेटी ने एक तरीके से रिकमेंडेशन दी थी। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के कॉन्टेक्स्ट में 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने आरबीआई एक्ट 1934 पास किया था, और उसी एक्ट के पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं 1935 में 1 अप्रैल को आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा के अंदर, और फिर 1937 को इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आज जिसे अब मुंबई कहते हैं, पहले से बॉम्बे कहा जाता था। और यहां तक की कहानी में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, तो ये इनिशियली प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के द्वारा ऑपरेटेड बैंक था। ये नेशनलाइज बैंक नहीं था, उस टाइम में गवर्नमेंट बैंक नहीं था, प्राइवेट स्टेक होल्डर के द्वारा कहीं ना कहीं ये चलाया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है और इसे इंडिया का सेंट्रल बैंक के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो 1949 का जो ईयर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है आरबीआई के डेवलपमेंटल हिस्ट्री में। सो यहां तक नेशनलाइज नहीं था 1949 तक। 1949 में आरबीआई कहीं ना कहीं नेशनलाइज होता है। तो ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, इसी ने रिकमेंडेशन दी थी इस तरीके के बैंक के स्टैब्लिशमेंट के लिए। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं ये एक्ट पास करता है, फिर आरबीआई स्टैब्लिश होता है, फिर इसे मुंबई शिफ्ट किया जाता है, एंड देन 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि नेशनलाइजेशन से पहले आरबीआई एक तरीके से प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के द्वारा ऑपरेटेड बैंक था, और उसके बाद 1949 में ये नेशनलाइज
बैंक का दर्जा प्राप्त करता है और फिर ये इंडिया के सेंट्रल बैंकर्स टू द बैंक्स के रूप में काम करना शुरू करता है। अगर आरबीआई के अंदर काम करने वाले अदर सिस्टम की बात करें, अदर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, देखो आरबीआई टॉप पे मौजूद एक बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी है। ये अलग बात है कि आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और भी डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करते हैं। सबका अपना अपना एक तरीके से आरबीआई के साथ एसोसिएशन है, लेकिन इसके साथ ही आरबीआई के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं जो आरबीआई के गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं और ये सेंट्रल रेगुलेटरी बैंक के तौर पर काम करता है। अगर इस पिरामिड को आपको देखना है तो इस विजुअल से आप देख लो, बहुत सारी चीजें यहां पे कॉन्सेप्चुअल तौर पर क्लियर हो जाएगी आपको। टॉप पे आरबीआई मौजूद है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक बात है, रहने दो। उसके नीचे आप देखोगे बहुत सारे शेड्यूल बैंक्स हैं जो आरबीआई के नीचे काम करता है और बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जिन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शेड्यूल बैंक्स एक्चुअली में उन बैंक्स को कहा जाता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंदर लिस्टेड है। ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का बैंक होता है और आमतौर पर जो जितने भी कॉमन और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के बारे में आप जानते हो ना, वो सब के सब शेड्यूल बैंक ही है, क्योंकि इन शेड्यूल बैंक्स के ऊपर आरबीआई का ठीक ठाक कंट्रोल होता है। ये बहुत स्टेबल बैंक्स होते हैं, इनको आरबीआई से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, आरबीआई इनको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करते हैं। देखो मॉनिटर तो इन बैंक्स को भी किया जाता है, नॉन शेड्यूल बैंक्स को भी किया जाता है, इनको भी आरबीआई के गाइडलाइंस को, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बैंक होता है उतना स्ट्रॉन्ग शायद नॉन शेड्यूल बैंक नहीं होता है, ऑल्दो ये बैंक भी इंडिया में इंपॉर्टेंट है। कई सारे नॉन शेड्यूल बैंक है, कुछ के बारे में शायद आप जानते होंगे, कुछ के बारे में आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा नॉन शेड्यूल बैंक कौन कौन से हैं, या 4-5 एग्जांपल से आपको आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल जो शेड्यूल बैंक है वो खूब है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जैसे शेड्यूल बैंक में एक आता है कमर्शियल बैंक और दूसरा आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे गवर्नमेंट बैंक्स कहते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब के सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वही एचडीएफसी बैंक्स जैसे बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स होते हैं। प्राइवेट कैपिटल के जरिए ये कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में अपना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक भी इंडिया में काम करते हैं, लाइक सिटी बैंक काम करता है, या इसी तरीके से और भी जो बैंक्स है जो अलग अलग देश से आकर के इंडियन सिस्टम के हिसाब से काम है, वो भी आरबीआई के गाइडलाइन में काम करता है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो स्पेशल पर्पज से स्टैब्लिश किया गया था रूरल इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं फंड मुहैया कराने के लिए कुछ खास पर्पज से इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सब के सब जो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक्स है, बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के कैटेगरी में इसको रखा जाता है क्योंकि ये शेड्यूल 2 के अंदर आता है। बाकी नॉन शेड्यूल बैंक की अगर मैं बात करूं तो कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक्स के तौर पर जाना जाता है, जो कि लिस्टेड नहीं है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड नहीं है। जो लिस्टेड है उसका जिक्र मैं इधर कर चुका हूं, ये सारे के सारे लिस्टेड है। लेकिन जो लिस्टेड नहीं है उसमें आप देखो, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ईटीसी भी होंगे। जैसे अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये नॉन शेड्यूल बैंक के तौर पर जाना जाता है। कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड महबूब नगर, ये नॉन शेड्यूल बैंक के तौर पर जाना जाता है। अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये कुछ एग्जांपल्स है, सूरत में है, ये नॉन शेड्यूल बैंक है। द मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, ये नॉन शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में आते हैं। द अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, ये भी नॉन शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में आते हैं। बस ये भी बैंक ही है, इनको भी आरबीआई के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये शेड्यूल बैंक के कंपैरिजन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि शेड्यूल बैंक होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो एक तो हो गया आपका कमर्शियल बैंक,
दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है, अदर कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये खास मेंबर के द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं मेंबर्स के बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करने वाला बैंक्स होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स कई बार शेड्यूल में भी आता है और कई बार नॉन शेड्यूल में भी आता है, जैसे कुछ लिस्ट में आपको यहां पे दिखा रहा था ना, तो इसमें आप कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम देख सकते हैं। ये नॉन शेड्यूल में भी होते हैं और कुछ कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, ये शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में भी उसको रखा जाता है, याद रखना है। इसके साथ साथ आरबीआई के अंदर, आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता हुआ एक और बैंकिंग सेगमेंट मौजूद है जिसे एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के नाम से जाना जाता है। ये वो कंपनी है जिनको आप पूरी तरीके से बैंक नहीं कह सकते हो, लेकिन आधा बैंक जैसा ये काम करते हैं, क्योंकि बैंक का काम जो होता है ना, कुछ कुछ काम ये एनबीएफसी भी करते हैं, जैसे होम लोन प्रोवाइड करना, पर्सनल लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट प्लान को बेचना, इस तरीके से बहुत सारे पोर्टफोलियो इनके पास होते हैं। लेकिन एनबीएफसी नॉर्मल बैंक की तरह सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता है, उसको उस तरीके का लाइसेंस नहीं मिलता है। लेकिन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो काम कर रहे हैं। कुछ का नाम मैं यहां दिखा देता हूं, टाटा कैपिटल, इंडिया बुल्स, इसके अलावा आदित्य बिरला, एलआईसी, ये सब एक्चुअली में एनबीएफसी है। और इन बैंक्स की, मतलब बैंक तो नहीं है, ये आधा बैंक है, नॉन बैंकिंग सिस्टम है एक तरीके से। ये कंपनी रजिस्टर्ड पैटर्न पे काम करते हैं और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ऑल्दो इस पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इनको भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो नॉन बैंकिंग सेक्टर भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल यहां पे है एंड इवन बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अलावे भी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर टॉप पे मौजूद है तो इसके नीचे शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक एंड एनबीएफसी जैसे सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सबको आरबीआई के गाइडलाइंस को, रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के टॉप पे मौजूद आरबीआई ये एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई का जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये मुंबई में है, आप जानते हो। अभी मैंने आपको बताया, पहले कोलकाता में था, 2 साल के बाद ही शिफ्ट कर दिया गया है ना। उसके बाद जोनल ऑफिस की बात करें तो इसे पूरे इंडिया को कई जोन में बांटा गया है और कई सारे जोनल ऑफिस है आरबीआई के अंदर। कोलकाता ईस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। मुंबई में जो ऑफिस है ये वेस्ट रीजन को, हालांकि मुंबई में हेडक्वार्टर भी है, वेस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली के अंदर जो है वो नॉर्थ रीजन को रिप्रेजेंट करता है और चेन्नई साउथ रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले जोनल ऑफिस को होल्ड करता है। तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज है। इसके अलावा बहुत सारे इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जो अलग अलग शहरों में काम करता है और आरबीआई उनके जरिए भी कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे नजर रखता है। तो कहा जाता है अभी आज के टाइम में 22 रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट सिटी के अंदर मौजूद है और फिर इसके अलावा कुछ और भी स्पेसिफाइड ऑफिसेज भी आरबीआई के हैं। तो एक पूरा का पूरा जाल है आरबीआई का जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और पूरे इंडियन फाइनेंशियल मनी मार्केट को अपने हिसाब से ये मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ये जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का जो बेसिकली हेड होता है ना, ये आरबीआई का गवर्नर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बेसिक फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में, उससे पहले प्राइवेट स्टेक होल्डर के द्वारा ऑपरेटेड बैंक था और आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ओ स्मिथ के नाम से इनको जाना जाता है। कभी कभी ये आपसे पूछ दिया जाता है, लेकिन ये इंडियन नहीं थे। इंडिया से जो व्यक्ति सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं वो सीडी देशमुख थे। तो मैं समझता हूं ये फैक्चुअल तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं एक पूरा लिस्ट दिखा देता हूं, सबका नाम आपको याद नहीं रखना है। पहले गवर्नर के तौर पर सर ओ स्मिथ, ये नाम आप याद जरूर रखेंगे। लेकिन उसके बाद थर्ड गवर्नर जो है वो है सीडी देशमुख, जो पहले इंडियन गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है।
और फिलहाल अभी जो आरबीआई के गवर्नर है, मुझे लगता है आप में से सबको पता होगा, ये संजय मल्होत्रा जी है। 2024 से अभी तक है। इससे पहले शक्तिकांत दास से, उससे पहले उर्जित पटेल थे। तो पूरा एक लिस्ट है आपके सामने, ये जरूर याद रखिएगा। और फिलहाल इस डिस्कशन में आपको ये जरूर पता चल गया कि आरबीआई का बेसिकली काम क्या क्या होता है। बहुत सारे काम की बात हमने, 3 डायमेंशन की बात की है ना, उन्हीं 3 डायमेंशंस को और भी बाइफरकेट किया जा सकता है। हमने पहले देखा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई बहुत सारे उपाय करते हैं, काम करते हैं, सरकार को एक तरीके से एडवाइस देते हैं एंड सो ऑन। इसके साथ साथ हमने देखा बैंकिंग रेगुलेटर के तौर पर यह काम करता है, बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर पूरे बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने में इसका अपना रोल होता है, मनी सप्लाई को बनाए रखने में इसका अपना रोल होता है। इसी 3 डायमेंशन को अगर और ज्यादा हम एक्सपैंड करेंगे तो कई सारे कार्य, कई सारे फंक्शंस जो आरबीआई के हैं ये हमारे सामने दिख जाता है। जैसे करेंसी नोट को इशू करना, यह ऑफ कोर्स आरबीआई का एक काम है। सुपरवाइजरी फंक्शंस, सारे बैंक ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आरबीआई की होती है। ये बैंकर्स टू द बैंक्स है, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स को भी पैसे की जरूरत होती है, लोन लेना होता है तो आरबीआई से ले सकता है। ये सरकारों का भी बैंक है, गवर्नमेंट्स के भी बैंक्स है, बैंक के भी बैंक्स है, फॉरेन एक्सचेंज को भी ये मैनेज करता है। प्रोमोशनल फंक्शंस भी आरबीआई का काम है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को, अवेयरनेस को फैलाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाते हैं आरबीआई, तो ये भी एक आरबीआई का काम है। और क्रेडिट कंट्रोल के जरिए मार्केट में मनी फ्लो को बैलेंस तरीके से बनाए रखना भी आरबीआई का काम है। इन्हीं सबको हम 3 डायमेंशंस के कैटेगरी में क्लासिफाई करके शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो तीनों डायमेंशंस बहुत कुछ हमें बता देता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई और इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यही है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी है जो आपको जानना है, वो आगे के सेशन में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज के डिस्कशन में जो भी पॉइंट मैंने बोला है वो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है आरबीआई के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसको ध्यान रखिएगा। और कई बार इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल ओके, बाय बाय।